हेलो, हमारा रसगुल्ला हमारे क्लास में आपका स्वागत है फिर से। चलो चलते हैं, हम एक बार फिर से ले चलते हैं आपको कक्षा इतिहास के में अगले पड़ाव की ओर। अगर जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं प्लीज जाकर देख लीजिए, ताकि आगे की जो क्लासेस है वो समझ में आए, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, साथ ही ये आर्थिक स्थिति से लेकर के राजनीतिक आदि सभी से जुड़ी हुई होती है। आप आधुनिक बोलो, मध्यकालीन बोलो, प्राचीन बोलो या पाषाण काल बोलो, हाँ, इन सभी को एक क्रम में अगर हम जोड़े तो एक दूसरे से हर चीज जुड़ी हुई है। वैसे जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में, पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में ये बताते वक्त नंद वंश का जब मैं अंतिम सम्राट धनानंद के बारे में जब बात कर रहा था तो मैंने ये बताया कि यहां यूनानी इतिहासकार आए, रोमन इतिहासकार आए और उन्होंने कई चीजें वर्णन किया, प्रशासनिक चीजों के बारे में, साथ ही यहाँ के जनजीवन के बारे में, यहाँ सम्राट कौन हुए, प्रमुख घटनाएं क्या हुआ ना, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की। परंतु साथ ही हमने यह भी बताया था कि जब यूनानी और रोमन जो आए वो कौन से यहाँ आए, और उनके बारे में मैंने बताया था कि कुछ बातें लेते हुए चलूंगा, डायरेक्ट कुछ छोड़ते हुए नहीं चलूंगा, कि ये चीजें समझने में हमें आसानी हो जाए। क्योंकि हिस्ट्री है ना, अगर कुछ चीजें छोड़कर भी चले जाते हैं और रट्टा मार लेते हैं तो याद तो हो जाती है, लेकिन जब हमें स्पेक्ट्रम जब पढ़ते हैं, हम किताब जब पढ़ते हैं विस्तार रूप में और उसमें नई चीजें जब हमें मिल जाती है तो यह समझने में हमें परेशानी होने लगती है कि यह हमने तो पढ़ा ही नहीं था, ये उस किताब में था ही नहीं, ये लुसेंट्स में नहीं था, तो ये ग्रुप डी के ये सेट्स में नहीं था, तो ऐसा नहीं था, शॉर्ट नोट्स में नहीं था, तो कहां से होगा? आप प्रॉपर नहीं पढ़े हो, आप बस एग्जाम में सिलेबस टू अकॉर्डिंग से ज्यादा पूछी जा रही है। क्योंकि यह संस्थाएं जो एग्जाम्स के हैं, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कॉम्पिटिटिव्स हो, या फिर आप 10-12 के एग्जाम दे रहे हो, उनका यह कहना है कि सिंपल सी बात है, मैंने तो यह कहा था कि मध्यकालीन भारत, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मध्यकालीन भारत का बस इतना ही पढ़ना, और इस चक्कर में वो वैसे प्रश्न डाल देते हैं जो हम स्किप कर जाते हैं। हो सकी है जो चीजें अभी तक ना आई हो तो आगे भी ना आए, ऐसी संभावनाएं तो नहीं है, ऐसी संभावना आने की संभावनाएं होती है, तभी तो हम तैयारी करते हैं, क्योंकि संभावनाएं ही या उम्मीद ही हमें आगे करने की जो है साहस प्रदान करती है। अब चलो चलते हैं, जैसे कि यूनानी यमन कहिए या फिर यूनान कहिए, है ना, यूनानी इतिहासकार, जैसा कि मैंने नंद वंश पढ़ा रहा था तो नंद वंश के समकालीन ही बोलेंगे, और किसके समकालीन नंद वंश में, तो धनानंद के समकालीन, जो कि उसके समकालीन कौन आया था? सिकंदर यहाँ आया था। सिकंदर के साथ साथ मेगास्थनीज आया था जो इंडिका पुस्तक लिखा, और वो इंडिका पुस्तक लिखने में कई चीजों में वर्णन किया, साथ ही साथ उसके साथ और भी यहाँ पर राइटर्स आए, लेखक आए, जिसका अगर हम बात करें तो निर्याकस आया, अरेकिडिस आया, इसके अरिस्टोबुलास आया, इत्यादि और भी आए। इसके अलावा रोमन आए, हालांकि रोमन की चर्चा बहुत आगे चल के, है ना, 27 ईसा पूर्व ईसा में, इससे पहले की बात है, तो उसकी चर्चाएं हम जब रोमन आएगा तब उसकी चर्चाएं करेंगे। बट फिलहाल हम अगर बात करें तो जैसे कि लगभग अगर हम करें कि लगभग नंद वंश के समकालीन रहे तो लगभग 326 ईसा पूर्व, जो कि नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद सम्राट रहे 322 ईसा पूर्व तक, तब क्योंकि ओकरे मार करके कौन बना था राजा? सम्राट चंद्रगुप्त बने थे, है ना, जो आज हम महान सिकंदर कहते हैं एक तरफ से सिकंदर यूनानियों को, तो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी, ऐसे प्रशासन की स्थापना की थी जो भारत में आगे चलकर एक स्तंभ ऐसा बना विकास का, जिसे आज लोहा कहा जाता है, कि ऐसा विकास जो आज तक भारत में नहीं हुआ था उनको बदल करके रख दिया, किसके? तो कौटिल्य की सहायता से, है ना। साथ ही साथ अमात्य राक्षस के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण प्लान कौन बनाते थे? प्लान बनाते थे कौन कौन? तो अमात्य राक्षस, जो उसके महामंत्री और सलाहकार थे, और राजनीतिक गुरु कौन रहे? जो कि कौटिल्य, जिसे चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य उनका पूरा नाम रहा, समझो। तो रसगुल्लो, सतपुरुष की अथी पर ध्यान दो, आई पे, ना कि विस्कन्याओं पर। तो विस्कन्याओं का क्या है? आना है, जाना है।
क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक बार प्यार हो जाता दूसरा नहीं होता है, बस उसे चाहिए पैसा अगर हो और है तो दूसरी बार भी प्यार हो ही जाती है। साम्राज्य बनाई थी, स्थान बनाया था, परंतु उस राज्य को अपनाने से मना कर दिया। और महाराज जो पोरस थे, पोरस से एक बात पूछा था, सिकंदर की महानता क्यों कही जाती है, इस बात से पता चलता है क्योंकि जब राजा पोरस जब हार गए थे तो उनको बंदी बनाकर उनके सामने लाया गया और सिकंदर उनसे महाराजा पोरस से यह पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब महाराजा पोरस ने यह उत्तर दिया था कि वैसा ही जैसा एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। और इस साहस से, इस आत्मविश्वास के कारण सिकंदर खुश होकर के, प्रभावित होकर के उनसे यह कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप अपना साम्राज्य रखिए, परंतु यह मेरे अंदर रहेंगे, आप काम करिएगा, ना कि इसको अब वैसे चलाइएगा जैसे आप मनमानी करते थे। मतलब कि कोई नीति अगर लाते हैं आप तो उन पे मेरा एक विचार, एक जो है हमसे अवश्य लेना पड़ेगा। इस बात पर वो संधि करके, राज करके एक अपना स्थान बनाया और वहां से उसकी असली कहानी शुरू होती है। और वहां से वो पार क्या करना चाहता है। और फिर हिंद एवं शासन, जो कि इंडो ग्रीक, जो हम लोग कहते हैं कि इंडो ग्रीक जो यहाँ पर राज्य बना, वही बाद में इंडो ग्रीक बना। लगभग 180 पूर्व से लेकर, पूरा इसी पूर्व से लेकर के 180 यानी 180 ईस्वी पूर्व टू अकॉर्डिंग टू बिन 10 ईस्वी पूर्व, 10 ईस्वी तक यानी 10वीं ईस्वी तक वो शासन तक रहा, जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन किया। कहां तक किया? अब भारत के शासन, तो सिंपल सी बात है, अब भारत का नक्शा ऐसे बनाते हैं, एक प्लस, पूरी तरह प्लस नहीं, एक तो बड़ा और एक थोड़ा सा ऊपर करके बनाएंगे। अब यहां से आप आइए, यहां से छुप करके और जाके हम भारत का नक्शा इस तरह से बना करके आते हैं। और तो अगर हम इधर करते हैं, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर और ये दक्षिण। तो क्या कह रहा है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर शासन, पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम तथा उत्तर के क्षेत्रों पर, ना कि दक्षिण मतलब दक्षिण होता है ना। मैंने बताया था कि आमतौर पे हम गांव में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, या मैथिली लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, या फिर भोजपुरी हो या कई अन्य भाषाओं में दक्षिण को दक्षिण कहा जाता है। दक्षिण के आमतौर पे ना, आमतौर पे बोली में सिखाते हैं। हालांकि ये बोली और भाषा दोनों एक अलग ही रहती है। जब हम हिंदी में आएंगे, हिंदी जब क्लास करेंगे तब उसमें उस बातों को हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं इतिहास की इस बातों पर। तो पश्चिम और उत्तर ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? पश्चिमोत्तर। और ये यानी कि अगर इधर से करिए तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ में, आप नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ में आप इसे ले सकते हैं कि इस साइड में वो राज्य, क्योंकि पंजाब भी इसी साइड है, फिर पाकिस्तान है, आ गया आपका अफगानिस्तान आ गया, ये सारे राज्य किधर? पश्चिमोत्तर था। तो इसी पश्चिमोत्तर में वो शासन किया था, जहां पर सेल्यूकस निकेटर, जब सिकंदर का जो मंत्री था, सेनापति था, वो बाद में फिर 5वीं सदी में यहाँ आया और जिसे फिर बाद में चंद्रगुप्त की जो चंद्रगुप्त अपनी बेटी से शादी करता है और दहेज में पूरा अफगानिस्तान वगैरह लेके चला आता है। तो इसके चर्चा तो हम आगे करेंगे ही, फिलहाल हम आगे फिर यहाँ तक। और यहाँ से पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन जब किया तो यूनानी और संस्कृत भारत, क्योंकि यूनानी आया तो उसका संस्कृति और भारत की संस्कृति दोनों मिलकर के खिचड़ी बन गया। समझ लो ससुरी, अब खिचड़ी बनता जाना करते हो कि एक में मिल जाता है, तब एक मिल गया तो इसका नाम क्या पड़ा? एक तो भारत राज्य और एक यवन राज्य। और यही से क्या नाम पड़ा? यवन। क्या? यानी कि आपको इंडो ग्रीक हिंद यवन शासन की व्यवस्था यहां से चली आपकी। समझ रहे हैं इस बात को ना? अगर बात करें तो समझिए कि एक बार और बताइए, जैसे कि सिंधु नदी पार करके आई पंजाब में, पंजाब पर आई भारत के करने साइड, तो उत्तर पश्चिम साइड जहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब तालिबान, ये सब पर आए, इस सब के सब में ना पश्चिम और उत्तर मिला के पश्चिमोत्तर बनी। वही मतलब उसी तरफ ये राज्य ना अपनाया, महाराज पोरस करके हरा करके और उनसे संधि हुआ और फिर और वो राज्य की स्थापना करके आगे बढ़ता है। अब तो ये हुआ, हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। एक मिनट जरा मैं मिटा लूं इसे।
अब आते हैं प्रमुख घटना पर। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोलता हूं ये प्रमुख अब घटना। अब प्रमुख घटना इससे क्या है भाई, कुछ तो हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ। अरे आप कहीं जाइएगा, किसी के समकालीन जाइए, यानी समकालीन आपके दौरे में, है ना, बिफोर क्राइसिस एरा, देखिए समकालीन BCE, है ना, बिफोर क्राइसिस एरा। अब या एक होता है BEC, बिफोर एरा क्राइसिस सेंचुरी। तो इस दौरान में जब आप आते हैं से पहले या उस दौरान उस समय में ना, तो उन बातों को जब लिखते हैं, अब जब आप लिखेगा तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ लिख रहे हैं, आप घरे हैं, आप डायरी लिख रहे हैं, तो आप उन प्रमुख बातों को लिख रहे हैं ना, जिसे आप जरूरी है, जो मेन मेन चीजें घटनाएं घट रही, जैसे कि अभी गाजा हमा, है ना, यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रही है, तो इन कब हो रही है, कब से शुरुआत हुई है, कब तक चलेगी, इन बातों को लिखिएगा। अब भारत में उस दौरान क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, इसकी वर्णन कीजिएगा। साथ ही अगले बात में यह लिखिएगा कि भारत के पश्चिम में क्या हो रहा है, तो फिलहाल स्थिति क्या है, यहाँ की प्रशासनिक सेवाएं क्या हो रही है, अभी वर्तमान में क्या है, और इससे जुड़ी हुई प्राचीन में क्या थी। तो ऐसी घटनाएं आगे जाकर के, ऐसी घटनाएं जो आगे जाकर के हम उसे एक प्रमुख रूप में जानते हैं जो आवश्यक हो। अब अनावश्यक आवश्यक क्या हो सकता है, जैसे कि एक अनावश्यक देख लीजिएगा, अनावश्यक घटनाएं इसमें क्या है, जैसे कि आप कहीं आए और किसी के बारे में लिख दिए कि एक बबुआ आया, मान लो कि कोई सोनू बाबू है, ठीक है, तो सोनू बाबू का शादी हुआ, सोनू बाबू का शादी में गए तो हम पकड़ा खाए, तो ये खाए, फिर उसके आए गए तो बैंड बाजा बज रही थी, आदि घटनाएं। तो साथ उसके बाद हम किसी एकदम विस्कन्याओं को देखे, मेरी आंखें चौंधिया आ गई। प्रेमचंद की ऐसी कहानी थोड़ी चल रही है, उपन्यास थोड़ी चल रहा है कि उसमें ऐसी घटनाएं सुख और दुख के, समाज के पीड़ों के बारे में हम लिखे, ऐसा भी तो आप नहीं कर रहे। तो ऐसी चीजें से समाज से या फिर आने वाले समय में जो जो काम की नहीं है वो अनावश्यक चीजें हैं, तो अनावश्यक हो गया। आगे लिख सकते हैं, तो अनावश्यक चीजों को छोड़ कर करके अब इनमें प्रमुख घटना है, तो प्रमुख है तो क्या आते, कोई आता है, आया है किस लिए, आते हुए यहाँ तो भारत है, सोने की चिड़िया, तो आगे चल दिया जाता है, क्योंकि सिकंदर बाबू तो ऐसे ही दुनिया जितने चल पड़ा है ना, क्योंकि जैसे कि मोदी जी झोला टांग, क्या हम तो फकीर आदमी झोला टांग के चल पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे, तो सिकंदर बाबू झोला टांग के नहीं ना निकले थे, सिकंदर बाबू क्या निकल थे, पूरे सेना लेके निकले थे, हम विश्व विजयी बनेंगे। ससुरी पहले आओ ना यहाँ विश्व विजयी से पहले यहाँ पर एगो है ना, एगो साधु खड़े हैं, उसके अलावा वीर ना महान सम्राट चंद्रगुप्त खड़े हैं, कौटिल्य खड़े हैं, है ना, अमात्य राक्षस खड़ा है, यहाँ धनानंद है, धनानंद भले लालची है लेकिन अपना राज्य किसी को देने वाला नहीं है, नहीं वो धन किसी को देने वाला है, ऐसे ही आ जाएगा तुम। तो प्रमुख आते ही क्या किया, प्रमुख घटना में सबसे हम नोट करेंगे कि तो आक्रमण क्या करता है, आक्रमण। अब इसकी डेट और तिथि तो नहीं, लेकिन हम आप उस दौरान लिख सकते हैं कि कब, तो 327 से 326 ईसा पूर्व। अब इसमें एक भी दिक्कत होता है, लोग कहते हैं कि एक ईसवी पूर्व, ठीक है, ईसवी पूर्व और एक ईसा पूर्व और एक होता है ईसवी। अब कहते हैं इसमें बड़ा दिक्कत होता है कि सब ईसा पूर्व लिखे कि ईसवी पूर्व लिखे या कि हम शताब्दी लिखे, है ना। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होते हैं कि अब इसमें क्या अंतर भाई, अरे भाई अंतर है कुछ दृष्टि का, है ना, सोचने का, समझने का तथा काल यानी कि अंतराल समय का ना। एक तो शताब्दी और ईसवी जो है ये जो है ये सदी आपस या फिर सदी कहिए, तो सदी, शताब्दी और ईसवी ये तीनों एक ही है, सिंपल सी बात है। और ये ईसवी पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एक जैसे बताया था कि BEC या BCE ना, बिफोर क्राइसिस एरा, यानी उससे भी पहले की अगर बात करें तब आ जाता है आपका ईसा पूर्व, यानी उससे भी ईसवी शताब्दी के पूर्व की बात हो तो ईसा पूर्व हो जाता है, समझ गए। और एक आता है उत्तरार्ध और एक पूर्वार्ध, जिसकी चर्चा मैंने पहले वीडियोज में की है, जो कि प्राचीन में की थी। हालांकि इसके चर्चाएं मध्यकालीन में आएगा उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में, आधुनिक में भी आएगा उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, जब दो तीन भागों में हम बांटेंगे उसे अपने तरीके से पढ़ने के,
तब जो कि पढ़ने में बड़ा आसान हो जाता है, हम वहां चर्चा करेंगे। लेकिन अब आते हैं, इसको हम जरा इरेज कर देते हैं। प्रमुख घटना आया। अब बात है कि सिकंदर ससुर आया था तो ये कौन, तो ये तो यह कौन था, यवन कह लीजिए या फिर यूनान से आने वाला एक सम्राट राजा, ठीक है। ये कहां का था, तो मेसोडोनिया, कहां के, मेसोडोनिया नाम है ससुरा के सर, मेसोडोनिया लड़की जैसा नाम है ना। मेसो, ये घटना ये है, ये इसका है ना, जहां से आया है वो उसकी बात है, ठीक है। इसके प्रमुख घटनाओं में और क्या आया, एक तो आक्रमण किया, तो किसके साथ किया, महाराजा पोरस, है ना, किससे, तो महाराजा पोरस, कहा, तो पंजाब ना, जो उत्तर क्या बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अब डायरेक्ट लिख लीजिए, पश्चिमोत्तर डायरेक्ट लिखिए। अब बात है कि कहां किया था, ये घटना हुआ कहां था, तो एक बात आगे एक पॉइंट और बढ़ा के लिखिए, तो पंजाब में कौन सी नदी है, झेलम नदी, जो इन घटनाओं का साक्षी है, झेल गया, तो ये झेलम नदी, झेलम नदी नोट कर लीजिए, झेलम नदी, ये कौन सा नदी के किनारे, तो झेलम नदी के किनारे। इसी प्रमुख घटनाओं में आप नोट कर लीजिए, सिल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व आया रहा, क्योंकि सिकंदर बीमार होने के कारण यहां से लौटा गया था। अब अपनी राजपाट किसी को तो सौंप के जाएगा, ये तो ससुराल होगा। अब उसको जब मरने लगता है ना, उसको जिंदगी के सारा घटना ऐसे ही याद आने लगता है, तो कहा कि ना ना हमरा वापस ले चलो यवन में, हमरा से यहाँ ना जियल जाएगा, है ना। क्योंकि एक तो हरा करके पहला ही चंद्रगुप्त मौर्य इसकी नाक काट दिया था, ससुरा के सुपनेखा बना के छोड़ दिया। अब मुंह दिखाए के रखा है कि हमरा ले चल ससुर, हमको वहीं वापस हम वहीं मरेंगे, यहाँ ना मरना होगा, अपन देश में मरेंगे। तो यहाँ छोड़ के गया किसको, सेल्यूकस निकेटर को, और साथ में कौन रह गया था, तो मेगास्थनीज रह गए थे, जो कि एक लेखक है। हालांकि लेखक बाद में लिखने के बाद वो लेखक बने, लेकिन उनमें वो भी एक सेना के सेनापति के कोई पद पर पदस्थ थे। वो ऐसा मुख्य साक्ष्य नहीं है, ऐसा कोई डिटेल्स नहीं है, बट वो खास तौर पर एक विद्वान के साथ में वो यहाँ, और इन लोग के साथ में आया था 10 विद्वानों के लिए, ताकि वो रह सके, लेकिन बाद में वो यहाँ आ गया, रह गया, और 305 ईसा पूर्व अब ये रहा। सेल्यूकस निकेटर जो है वो इंडिका नामक पुस्तक का लिखा था। क्या लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद और सिकंदर के बारे में, और वहां के उस वक्त के जो प्रशासनिक चीजें है उसकी स्थितियों का वर्णन है उसमें। उसी वर्णन में अमात्य राक्षस के बारे में बताया गया है। अब तो सेल्यूकस निकेटर रह गया, क्या तो हम तो यहाँ के, क्योंकि राजा तो नहीं, सम्राट तो नहीं बना गया, लेकिन हम देखभाल करने के लिए छोड़ के गया था। और उसके कुछ हिस्सों पर कुछ दिन तक वो शासन किया। उसके पश्चात चंद्रगुप्त जब मौर्य जब शासन काल आया, तब सेल्यूकस निकेटर का जो है बेटी का विवाह किसके साथ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करके अफगानिस्तान और को दहेज में दे करके, देखो पूरा अफगानिस्तान दहेज में मिल गया था, दे करके और 500 हाथी लेकर के यहाँ से गया था। हालांकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और फिलहाल यह क्लास यही समाप्त की जाती है।
अरे प्रमुख घटनाओं की हम बात कर, थोड़ी सी ये चर्चा हम कर देते हैं। प्रमुख घटनाएं वाली जो है, अब सिकंदर को कौन है, सिकंदर जो आया, इस सिकंदर ना, जो ये यहाँ जगह भी नहीं है, सिकंदर को हराया कौन, तो महान चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। सिकंदर को बंदर बना के भेजा यहां से। हिंद एवं साम्राज्य मैंने जिसकी चर्चा कर दी है। आक्रमण हिंद वन इंडो ग्रीक की चर्चा मैंने कर दी है। इसके अलावा मैंने धर्म, यहाँ पर जो भी लेखक आए, हेरोडोटस आया, मैक्रोनियस आया, जो यहाँ आकर के बौद्ध धर्म को अपना गया और फिर यही रह गया। कि राजा डेमेट्रियस यहाँ जब यहाँ आया तब वो यहाँ, क्योंकि वही पंजाब पर राज किया, और वहाँ आने के पश्चात यहाँ पर अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनी ना अपना करके यहाँ के धर्म को आगे आगे बढ़ाने का काम, क्या मतलब कहने का है कि उसके अनुयायी बना। जैसे कि आप जानते हैं कि उसके बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, उनके संरक्षक, फिर उनके जो वंशज रहे थे वो, उसके जो उत्तराधिकारी रहे वो आगे संरक्षित रहे। इसकी चर्चा एक तो हम करते चलेंगे। ऐसे संक्षेप में हम बात करते तो भारत में दो मुख्य चरण आया। एक चरण जो सिकंदर के अभियान के साथ 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और एक से लेकर के 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक चला। अब ये कहानी आपकी यही, ये जो चर्चाएं थी समाप्त की जाती है। अगले कक्षा में आप शामिल रहें, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर किए, सब्सक्राइब किए, ताकि देखिए व्यूअर्स जब नहीं बढ़ते हैं या फिर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी भी जो धैर्य है वो धीरे धीरे थोड़ा आत्मविश्वास कम होने लगता है। तो मैं कहूँगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें, ताकि मैं भी और प्रयास कर सकूं, मेरी आत्मविश्वास बढ़े। फिलहाल आपको सके तो हम पूरे उसकी पीपीटी बना करके लिख देंगे आपकी, ताकि आप उसे नोट कर सके, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए।